नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 05 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की 9th क्लास की रहेगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इस वीक के सारे असेसमेंट मैंने अच्छे से डाल दिए हैं, आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। 16 सितंबर की ये वर्कशीट है और ये आपके साइंस के जो चैप्टर 5 है उसी से रिलेटेड ये MCQs रहने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल इज। ये कह रहा है जो सेल वॉल है ना, ठीक है, जो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है वो किससे बनी है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, ठीक है, उससे जो है सेल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि सेल मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि मेरा मेन पर्पस केवल आपको ये असेसमेंट करवाना नहीं है, थोड़ी बहुत मैं चाहता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, ताकि कोई और क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आता है तो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है प्लास्टिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर। ये कह रहा है देखो, प्लास्टिड्स के अंदर ना 3 चीज़ें पाई जाती हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो पत्ती का जो हरा रंग होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। और हरे रंग के अलावा जितने भी सारे रंग होते हैं ना, आपने तरह तरह के रंगों के फल देखे होंगे, सब्जियाँ देखी होंगी, तो वो सारे के सारे, और जो फूल देखे होंगे ना, वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट को ना कलरलेस भी कहा जाता है और वाइट कलर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वाइट का बोले, ठीक है, कलरलेस बोले, तो आप ल्यूकोप्लास्ट पर क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आपको जो है ना क्रोमोप्लास्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, आगे सुनो। उसके बाद जो है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑनियन सेल बट नॉट इन ह्यूमन चिक सेल। देखो, ये जो ऑनियन सेल है ना, ये प्लांट सेल का ही तो पार्ट है, और जो चिक है वो ह्यूमन बींग है, मतलब उसे एनिमल सेल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना फिफ्थ चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में। तो जो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यही बोला है कि कौन सी चीज़ है जो ऑनियन में पाई जाएगी लेकिन ह्यूमन में नहीं पाई जाएगी, तो सेल वॉल ही है। बाकी तीनों जो चीज़ें हैं वो दोनों में पाई जाती हैं। ये जो तीनों चीज़ें ना बाकी बची, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि ऑनियन, और ह्यूमन चिक दोनों में पाई जाती है। ह्यूमन चिक मतलब एनिमल सेल। तो समझ में आ गया इसका आंसर, सेल वॉल था। नेक्स्ट है, इफ़ वी प्लेस सम रेड ब्लड सेल इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमने अगर रेड ब्लड सेल यानी कि RBC को अगर नीचे दिए गए सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये कह रहा है कि आप बताइए जो RBC है ना, उसका जो साइज है वो बढ़ेगा, तो इन तीनों में से किस में बढ़ेगा? ठीक है, तो मैं आपको इसको पिक्चर के साथ भी समझाऊंगा। तो मैं बता दूं कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें जो है ना प्रेशर कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है ना, रेड ब्लड सेल, वो मोटी होती जाती है, फूलती चली जाती है, साइज बढ़ता चला जाता है। जबकि हाइपरटोनिक में क्या होता है, उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, जो यूँ कह सकते हैं कि जो सेल है ना, RBC का साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, तो और बाकी तीसरी जो है आपको पता ही, आइसोटोनिक, जिसमें सेम रहता है। ठीक है, अंदर भी उतना, बाहर भी उतना। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये जो है हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये आइसोटोनिक और ये हाइपरटोनिक। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इसमें पानी हो गई कि बस्ट हो गई ना बस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इमेज से, ठीक है, कि हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर तो मैं बता चुका हूँ, बी, फोर्थ का बी। अब आ जाइए फिफ्थ पर। ये फिफ्थ में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल दैट डजंट फंक्शन एज फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे इनमें से कौन सी ऐसी सिंगल सेल है जो पूरी तरह से एक ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है काम नहीं करती है। तो देखिए, अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा आपने देखा होगा किस तरीके से वो
फूड को जो है कैप्चर करता है। इसमें सूडोपोडिया होते हैं, नकली जो उसके पैर होते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो आपने पैरामीशियम के बारे में भी सुना होगा। लेकिन जो WBC है ना, वो जो है फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म नहीं है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। और जो भी हमारी बॉडी में जैसे कोई बीमारी वगैरह आती है तो उससे ये लड़ाई करता है, फाइट करता है। हमारे ब्लड में ना 4 जो है कंपोनेंट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, जिसमें से WBC एक है। ये फुल फ्लैज जो है ना ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए 6 पर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो ये कह रहा है कि कौन जो है ना प्रोटीन के सिंथेसाइज में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब भागीदारी बिल्कुल नहीं लेता। तो देखो जो रफ ER है, मैं आपको बता दूं ER जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके 2 हम टाइप कर सकते हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें जो है ना जो RER होता है ना वो इसलिए रफ है क्योंकि उसमें राइजोबियम लगे होते हैं। ठीक है, जबकि स्मूथ में राइजोबियम नहीं होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ है ना वो जो है प्रोटीन के तो निर्माण नहीं करता लेकिन लिपिड का काम करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ना, जो सिंथेसाइज प्रोटीन का कौन नहीं करता पूछा है तो स्मूथ ER होगा। और जो गोल्जी है ना वो पैकेजिंग का काम करता है, बाकी कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प भी करता है ये। ठीक है, और राइबोसोम जो है वो तो करता ही करता है। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज, और ये तो बहुत प्राइमरी माना जाता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, स्मूथ ER। क्लियर हो गया आप सबको कि स्मूथ ER क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट पर आ जाइए 7 पर। ये कह रहा है अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड टू हाफ आफ्टर डिवीजन इज। ये कह रहा है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो आधे हो जाते हैं। देखो जो मिटोसिस होता है ना उसमें उतने ही रहते हैं जितने की हैं क्रोमोसोम, मतलब जो मदर सेल है, मदर से जो उसके बाद जो चाइल्ड जो बनेगी, ठीक है ना, उसमें जो बनेगा तो उसमें सेम जो रहते हैं। लेकिन मिसोसिस जो होते हैं उसमें हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए भले हिंदी में है लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। ये मदर सेल है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 हैं। और जब ये डिवाइड हुए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 में हो तो इक्वल रह रहे हैं। तो इसको हम जो है क्या बोलेंगे, मिटोसिस बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको जो हमारा आंसर है, ठीक है, B। ठीक है, तो मैं आपको मियोसिस दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें हाफ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 थे, तो जब दोबारा हुआ जो पहली स्टेज 1 2 1 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये दूसरी स्टेज होती है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 हाफ ही है ना। लेकिन जब सेकंड स्टेज में कितने हो जाती हैं, 1 2 3 4 हो जाती हैं। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। बाकी आप अपनी साइंस की बुक में देखने बना होगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ही है जो सुसाइडल बैग कहलाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, गोल्जी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि ER से किस तरीके से जो प्रोटीन होता है ना, जो सिंथेसाइज प्रोटीन होता है उसको जो है पैकेजिंग करता है और अलग अलग जगह तक पहुंचाने का काम करता है। और प्लास्टिक तो पता है, पत्ती में हरा रंग आपको पता ही है, और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इस ये प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता। अब उसके बाद अच्छा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना कि इसका आंसर जो है वो क्या है, लाइसोसोम है। अब आ जाइए 9th में। देखिए 9th में जो है असर्शन है और रीज़न है। तो अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न बिल्कुल सही है असर्शन का, तो आप A पर टिक कर देंगे। दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है वो बिल्कुल सही नहीं बता रहा असर्शन के बारे में, तो हम B पर टिक कर देंगे। अगर A ट्रू है, असर्शन ट्रू है, और R फॉल्स है तो हम C पर क्लिक कर देंगे। और अगर असर्शन फॉल्स है, R ट्रू है तो हम D पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा है, असर्शन में लिखा है अ वायरस इज़ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल गलत। जो वायरस है ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना यूकैरियोटिक होता है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद रीज़न में लिखा है कि भाई इसलिए है क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग व्हेन इट
इज़ इन इट्स थॉट्स, मतलब जिसकी बॉडी में जाता है, जिसकी सेल में जाता है तो उसमें उसको में ज़िंदा रहता है। ये तो बिल्कुल सही है, अपने आप को ज़िंदा रखता है, उसको फिर यूज़ करने लग जाता है उसके सारे ऑर्गन को, और फिर अपने आप को डेवलप करता रहता है, बनाता रहता है। और ये कह रहे हैं ना तो प्रोकैरियोटिक होते ना यूकैरियोटिक होते, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या, असर्शन गलत है, रीज़न सही है। ठीक है, एक बात और बच्चों, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा ना, इन दोनों में से एक जरूर ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है ना ट्रू लिखे हैं, ना दोनों के दोनों यहाँ पे फॉल्स लिखे हैं। ठीक है, मतलब ट्रू ऊपर वाले में तो लिखे हैं यहाँ देखो, लेकिन फॉल्स जो है ना वो नहीं लिखे। तो यार ना दोनों के दोनों फॉल्स नहीं आएंगे, एक कम से कम ट्रू जरूर आएगा। दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू हो सकता है, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डी को सही बोला गया, क्योंकि ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। समझ में आ गई, इसका डी आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि असर्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही। मैंने भी आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसे ऊर्जा का शक्ति केंद्रक, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जबकि रीज़न लिखा है कि एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही, इसका रीज़न भी सही है। इसलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट। ठीक है, और इसी की मदद से जो है पूरी एनर्जी जो है सेल को प्रोवाइड होती है। तो दोनों चीज़ सही है, रीज़न भी सही है, तो ए आंसर हो गया। तो देखो पूरी वर्कशीट मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।